नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। पिछले 8 घंटे उनसे पूछताछ की गई और जो रविवार की रात उन्होंने सीबीआई की हिरासत में ही गुजारी है। सीबीआई कहती है कि उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लेना है, यानी अपनी हिरासत में रखना है, पूछताछ करनी है। उप मुख्यमंत्री पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। लेकिन मामला बड़ा गंभीर नज़र आता है कि जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, खासकर अब आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसमें देखिए, आपके पिछले साल मई के महीने में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, अभी तक वो जेल में ही है। अब उसके बाद ये दूसरे बड़े कद्दावर व्यक्ति, अगर मैं देखूं कि भाजपा की तुलना में तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, उसी तरीके से केजरीवाल और सिसोदिया हैं। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए अमित शाह जैसे पद पर, मैं कहूँगी अमित शाह जैसा ओहदा है मनीष सिसोदिया का। ऐसे में अगर मान लेते हैं कि अगर 2 साल की भी उन्हें कैद होती है, कन्विक्शन होता है, तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक नई छोटी पार्टी के लिए बेहद एक तरह से खतरे का और संकट का एक तरह से मौका है। मेरे साथ इस मुद्दे के प्योरली जो लीगल एस्पेक्ट है इस पूरे मुद्दे का, यानी कानूनी पहलू जो है, उस पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने वकील अमन लेखी मौजूद हैं। अमन लेखी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और साथ साथ फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। मैं आपसे सबसे पहले अमन लेखी जी, जो पहली नज़र जो है आपकी, जो कानूनी नज़र है, वो क्या कहती है इस पूरे मामले को देखते हुए? अरेस्ट है, अब ये जायज है कि नहीं, ये एक फर्म ओपिनियन इमीडिएटली नहीं बनाया जा सकता, पर इसमें थोड़ी खामियां हैं जो नजर में आती हैं। खामियां ये हैं कि जो एफआईआर के बाद चार्जशीट हुई, 60 दिन के बाद चार्जशीट हुई, उसके अंदर सिसोदिया का नाम नहीं था। और ये केस है कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी 2 तरह की होती हैं। एक सेपरेट कॉन्स्पिरेसी होती है जिसके अंदर अलग अलग गुट होते हैं जिनके साथ इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेटोरियल ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा एक जनरल कॉन्स्पिरेसी होती है जिसके अंदर एक बंदा होता है, बहुत सारे और होते हैं, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इन दिस केस अनलॉफुल गेन लेना थ्रू द पॉलिसी, वो होता है। तो ये एक जनरल कॉन्स्पिरेसी का केस है। अगर जनरल कॉन्स्पिरेसी का केस है और ये सबके जहन में है कि एक बंदे ने गड़बड़ की है, और जितने पॉलिटिकल डिस्कोर्स आ रहा है उसमें ऑब्वियस है कि पॉइंटेड एलिगेशन दी जा रही है, तो दी जो चार्जशीट आती है उसके अंदर पहली चार्जशीट में नाम उनका ना होना थोड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि क्यों, ऐसा क्यों। और ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि उनका नाम नायर्स के साथ एसोसिएटेड है, महेंद्र के साथ एसोसिएटेड है, और वो उस समय अरेस्टेड थे। और क्योंकि वो अरेस्टेड थे, चार्जशीट हो गई, नाम नहीं है उनका। अब मुझे लगता नहीं उनको कॉलम 2 या कॉलम 12 में, कॉलम 2 में वो होता है जिनको आगे भेजा नहीं जाता, 12 दिन के काबिल सबूत नहीं होता। अब वो पॉइंट इज सिसोदिया वहां नहीं है। उसके बाद अरेस्ट होता है अरोड़ा का। अरोड़ा के साथ भी लिंकेज है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, उसके अंदर भी उनका नाम नहीं आता। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो रिमांड एप्लीकेशन है, रिमांड एप्लीकेशन में बोला जा रहा है कन्फ्रंट करना है, कन्फ्रंट उनको किया जाता है जिससे कि जानकारी ना हो। इनका एलिगेशन ये है कि जानकारी पहले से है। अगर जानकारी पहले से है और जो बंदा जिसके साथ कॉन्स्पिरेसी है वो अरेस्टेड है, और ये कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व करती है सिसोदिया को उनके साथ, और पुलिस का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी है तभी चार्जशीट आती है, उसका मतलब जब चार्जशीट आई और जो इन्वेस्टिगेशन पूरी थी उसके अंदर सिसोदिया का नाम नहीं आया, तो उनको एक्सप्लेन करना है कि सिसोदिया का नाम क्यों नहीं आया उसके अंदर। और जब उन्होंने, तो इसमें दलील तो ये दी जा रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनकी गवाही के बुनियाद पर, उनसे जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसकी बुनियाद पर अब सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, और उन्हें भी, वो भी अपराधी नंबर 1, उन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया गया है। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, यही बोलेंगे कि उनको एविडेंस मिला। क्वेश्चन इज, जब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने का मतलब है इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। दैट इज, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका ये उसका सोच होती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है और एक जनरल कॉन्स्पिरेसी का केस है,
अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं और जनरल कॉन्स्पिरेसी का केस है तो इनकम्प्लीट चार्जशीट हुई, क्योंकि आपने पूरे पूरे जो कॉन्स्पिरेसी के पहलू हैं उनको आपने प्रो भी नहीं किया। अगर आपने प्रो भी नहीं किया तो वो जल्दबाजी क्यों जिसके अंदर चार्जशीट हो? तो आप तो ये पहले ये जवाब देंगे कि हमने बिना उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करे हमने चार्जशीट कैसे पहले फाइल करी। अब क्योंकि उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी एंड जनरल कॉन्स्पिरेसी के केस के अंदर, उसका मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी थी, उस पर सिसोदिया नहीं था। तो सिसोदिया को तो जवाब देना ही है, वो अरेस्टेड है, कोई मटेरियल होगा। क्वेश्चन इज, जब ऐसे मामले आते हैं सिर्फ हम सवाल पूछते हैं एक बंदे से कि तुम जवाब दो, पर उनके अलावा जो एक्यूजेशन कर रहे हैं, जिन्होंने उनको डॉक में डाला है, जो केस लाए हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं और कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे सवाल पूछना कि ठीक है आप बताइए। एक और जो बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि अगर प्राइमा फेसी इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने खुद कबूल किया कि इस पॉलिसी में खराबी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो पॉलिसी को वापस क्यों लिया जाता, उसे विड्रॉ क्यों किया जाता? तो ये एक बड़ा एक्यूजेशन उनके ऊपर लग रहा है कानूनी मद्देनजर। पॉलिसी बनाना एक गवर्नमेंट का काम होता है। पॉलिसी किसी का ये कहना नहीं है कि जब पॉलिसी पेटेंटली गलत है, और कोई पॉलिसी ऐसी बनेगी नहीं जो क्रिमिनलिटी को डेमोन्स्ट्रेबली एक बढ़ावा देगी। किसी का कहना भी नहीं है कि ऐसी पॉलिसी है। प्रॉब्लम पॉलिसी में नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के अंदर, कि ये जो पॉलिसी थी इसने एक अपॉर्चुनिटी दी कुछ गड़बड़ करने की। तो जो गड़बड़ होती है उससे क्रिमिनल ऑफेंस आता है। हर एक सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी लाना। वो पॉलिसी सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, इसलिए क्रिमिनलिटी नहीं आती। क्रिमिनलिटी आती है इलीगैलिटी से, क्रिमिनलिटी आती है एक क्रिमिनल ऑफेंस से। सो पॉलिसी बनना और पॉलिसी का बदलना और पॉलिसी को वापस लेना, ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता नहीं है। जी हाँ, और तब्दीली भी कर सकती है सरकार, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। लेकिन एक और मैं बात सुन रही थी, वो ये था, आम आदमी पार्टी के लोग अपने डिफेंस में ये कह रहे हैं कि भाई कहा जा रहा है कि हज़ारों करोड़ का हमने घपला किया है, आप दिखाइए मनी ट्रेल कहाँ है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद ली है, कौन से बंगले खरीद लिए हैं, कार खरीद ली है। यहाँ तो देखिए मनीष सिसोदिया सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे से लेकर तमाम स्कूलों में जाकर जायज़ा लेते हैं स्कूलों का, एक बड़े फोर्सफुल तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल की क्या अहमियत है इस केस में? नहीं, अब वो मनीष सिसोदिया 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, और क्या ये पॉलिटिक्स की, अगर आप 5 बजे उठते हैं उसका मतलब नहीं कि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर सकते। तो ये ना उनके ऊपर जो बिना चार्जशीट करे बोल रहे थे मनीष सिसोदिया गिल्टी है, ना वो जो चार्जशीट होने के बाद बोलते हैं मनीष सिसोदिया इनोसेंट है क्योंकि वो 5 बजे उठते हैं। ये दोनों 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 व्यूज के अंदर गड़बड़ है। मैं अब वो 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, स्कूल चलाएं या ना चलाएं, क्वेश्चन इज क्रिमिनल ऑफेंस क्या है। पर मनी ट्रेल की क्या सिग्निफिकेंस है? मनी ट्रेल की सिग्निफिकेंस आती है बिकॉज दैट वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखाता है, जिससे कि जो क्रिमिनल एक्ट है उसकी थ्रू द मनी ट्रेल एक corroborative एस्पेक्ट आ जाता है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई। पहली बात तो मनी ट्रेल से जो ऑफेंस है वो प्रोबेबल बनता है, क्योंकि ना सिसोदिया ना कोई और उनके पास जो आना चाहिए एक रेगुलर सोर्स से ही आएगा। किसी और सोर्स से आए, किसी एक्सट्रीम प्रोपोर्शन से आए तो उसमें क्रिमिनलिटी होती है। तो मनी का वो सिग्निफिकेंस है कि पैसा कहां से, कैसे, कब आया, और उसकी एक्सप्लेनेशन सिसोदिया को देनी है कि उन्होंने कैसे दिया। अब आप बोल रही है कि भैया ये हमने प्रॉपर्टीज कितनी खरीदी है कुछ, ये अगेन दिस इज ये एक तरीका है बात करने का, आम आदमी को समझाने का कि हमने गलती नहीं करी। मनी ट्रेल जो क्रिमिनल लॉ में होता है, इट्स कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं या प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया के नाम आए, कि प्रॉपर्टी बेनामी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम भी जा सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर। तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, क्वेश्चन इज नॉट दिस। अब ये जो है ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इवेंचुअली ट्रायल है। मैं पर्पस ये है कि अगर सारे ये बोल रहे हैं कि मनी ट्रेल है, तो मनी ट्रेल की जो पर्टिकुलर्स हैं वो पर्टिकुलर्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। और जब आप रिमांड की बात करते हैं और आप बोलते हैं कि हमको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना है कि देखो हमारे को जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सम अमाउंट ऑफ मनी किसी सोर्स से कहीं आया जिसकी कोई लेजिटिमेट जस्टिफिकेशन नहीं है, और जिसके बारे में मनीष सिसोदिया सवाल में जवाब नहीं दे सके। अब वो बोलते हैं इनके आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब उनके आंसर अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन किस चीज पे है?
डिससैटिस्फैक्शन उस पे है कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, जो उनको कोई जरूरत नहीं है मानने की, या कोई पॉइंटेड सवाल पूछा जैसे बनी टेल के बारे में, जिसके अंदर प्रत्यक्ष चीजें डालने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिससे कि कोई आंसर क्रेडिबल हो। अब जो पुलिस जो भी मुझे अखबार में पढ़ने को मिला, पुलिस रिमांड के अंदर ये बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी सीक्रेट में हुई। नो, हर एक कॉन्स्पिरेसी सीक्रेसी में ही होती है, कोई ये इस केस की बात नहीं होती। हर एक कॉन्स्पिरेसी इज जनरली सीक्रेट, दैट इज कॉन्स्पिरेसी। फिर बोलते हैं उन्होंने सही जवाब नहीं दिए। अब अच्छे सही जवाब देना उनका काम नहीं है, अक्यूज का काम नहीं है जवाब देना, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है जवाब निकालना। नहीं तो अगर क्या इतनी दलील काफी है ये कहने के लिए कि जवाब नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये भी पढ़ रही थी कि खामोश रहना भी उनका अधिकार है, अगर चाहे तो मनीष सिसोदिया कानूनी रूप से खामोश भी रह सकते हैं। नहीं, खामोश तो रह सकते हैं, बिल्कुल खामोश रह सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंदर इज गॉट दैट राइट गारंटीड टू हिम कि भैया उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जवाब नहीं देते ये जानने के लिए किसी के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जो जवाब कैसे भी देंगे उसका एक डिस्टॉर्शन होके कहीं और चला जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, अब अमन लेखी जी, जो महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, जो बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, समर्थक हैं, वही जानना चाहते हैं, और खासकर वो लोग जो विपक्ष की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं और ये भी समझ रहे हैं कि बदले की राजनीति के तहत इस तरह से जो हमारी एजेंसीज हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े बड़े आरोप हैं। तो उस मद्देनज़र ये बताइए कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, पहली बात तो कितने गंभीर हैं आरोप, कितनी सज़ा हो सकती है, और क्या ये भी हो सकता है कि उन्हें आगे इतनी सज़ा हो जाए कि वो चुनाव भी न लड़ पाएं? जो 6 साल चुनाव ना लड़ पाने का जो प्रोविज़न है कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो कितने गंभीर हैं ये जो आरोप हैं? सब जानते हैं बहुत गंभीर हैं। गंभीरता सिर्फ उन ऑफेंसेस में नहीं होती जो 7-10 लाइफ के हो, इसके अंदर हो सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फोर्जरी, कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर ऑफेंस 10 से लाइफ के भी जा सकता है। उसका क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है जो पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो आदमी होता है उसको टेंट फ्री रहना है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि देखो मेरे पर जो सजा, मेरे को जो इल्जाम लगा वो 2 साल का था, और दूसरे को इल्जाम लगा 7 साल का। इल्जाम लगना ही एक डिस्क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो लीडर्स, जब आम आदमी के लीडर्स होते हैं, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक मेथड ऑफ एग्जिस्टेंस का, जो किसी क्रिमिनल टेंट से हटके हो, जिसको देखकर जो लोग हैं उनको एक्चुअली लीडर माने। आप किसी क्रिमिनल को तो लीडर मान नहीं सकते। अगर आप क्रिमिनल को लीडर मानने लगे तो आप में गड़बड़ है, उसका मतलब आप भी उसी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि सजा 2 की है 10 की है, क्वेश्चन ये है आपने एक आरोप लगाया। अब जब आरोप लगाया जाता है दैट टू ऑन अ पब्लिक फिगर, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत पब्लिक फिगर के ऊपर अपने कॉन्डक्ट को देखने की, और जो आरोप लगा रहा है उसको ये ध्यान में रखते हुए कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ना। अगर ये पॉलिटिक्स में उलझ जाएगा कि आरोप लगाने वाला पॉलिटिकल मोटिवेशन से करे और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो उसको बोले कि भैया ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पर गलत हो, तो इसके अंदर दोनों तरफ पॉलिटिक्स ही हो रहा है। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। हाँ, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ग्रेव, इनको क्वालिफिकेशन फॉर फर्दर इलेक्शन बिल्कुल इनका असर हो सकता है, पर वो स्टेज अभी बात की है। इनके पास साथ साथ जवाब ये भी देती चाहिए मुझे कि सत्येंद्र जैन जो हैं, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया ईडी ने, अब ये सीबीआई की गिरफ्त में है फिलहाल, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। अगर मान लेते हैं कि 5 दिनों की हिरासत में अभी फिलहाल अगर कोर्ट कह देती है, जिसकी पूरी आशंका जाहिर की जा रही है, पूरी संभावना है कि कोर्ट इनको दे देगी रिमांड पर सीबीआई के, तो उसके बाद जमानत के चांसेस कितने हैं? आजकल क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी मोस्ट जजेस एट द फर्स्ट लेवल रिजेक्ट करते हैं। अब ये है क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी। अब क्वेश्चन लिबर्टी अगर आता है उसके अंदर, और मैटर बेल का है, बेल की जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है। बेल की जूरिस्प्रूडेंस होती है कि आप पनिश करने के लिए आप बेल मना नहीं कर सकते। मतलब आपने लगा कि इसने ऑफेंस किया है, इसके आगे तू अंदर जाएगा क्योंकि इसके अंदर तुम्हें को पनिश करना है। बेल का पर्पस होता है कि तुम्हारे पास केस है, तुम्हारे खिलाफ केस है, ये केस चलेगा, पर क्या हमें विश्वास है कि जब ये केस चलेगा आप भागोगे नहीं, तो आप उसको बेल देते हो जो बोलता है हाँ मैं पेश होऊंगा, और जो श्योरिटी ला सकता है कि हाँ पेश करेगा। एज लॉन्ग एज कंडीशन हो तो बेल शुड नॉट बी डिक्लाइन। बहुत संक्षेप में अमन जी, बहुत संक्षेप में ये बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पहली बार भाजपा ने एक ऐसा इंतजाम बना दिया है जिसमें
व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते ही उसे जेल भेजा जाता है, उसके यानी कि उसके ऊपर आरोप साबित होने के बाद भारत का कानून ये कहता है, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो ये कहता है कि आपके ऊपर आरोप जब साबित होते हैं तब आप जेल जाते हैं। लेकिन यहाँ आरोप लगते ही जेल भेजा जा रहा है, खासकर जो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, पॉलिटिकल जो जिन लोगों से खतरा महसूस हो रहा है पार्टी को। कितना दम है इस बात में, बहुत संक्षेप में? ये सब पार्टीज करती हैं, जहां जो भी पार में है वो यही करता है, वो गलत है। अरेस्ट अगर ऑफेंस है तो मतलब नहीं अरेस्ट होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है यूनिफॉर्मली इसको इग्नोर करती है। जिसके पास जब पार है उसे अब्यूज करते हैं। और ये पॉलिटिकल एथिक्स और पॉलिटिकल डेकोरम का मामला है। पॉलिटिकल एथिक्स और पॉलिटिकल डेकोरम जो आजकल हमारे पॉलिटिकल मिलियू में एब्सेंट है, पर गलत है। पर ये नहीं बोल सकते कि अरेस्ट तभी होगी जब कन्विक्शन होगा। अरेस्ट हो सकती है कन्विक्शन से पहले, पर अरेस्ट की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और बिफोर ट्रायल और फॉर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट तभी हो सकता है कि जब आपको लगे कि ये बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेगा या इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके से मीनिंगफुली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप उस बंदे को अंदर नहीं डाल सकते, ना उसे अरेस्ट कर सकते, बोलने के तूने गुनाह किया है। तो गुनाह करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने की वो कोर्ट की है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नहीं है। और जो कोर्ट बेल सुन रहा है उसको इस डिस्टिंक्शन को ध्यान में रखना। बहुत बहुत शुक्रिया अमन लेखी जी, विस्तार से इस तमाम मुद्दे को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।